देखिए, ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज है और ब्राह्मण समाज ये बात सही है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन आया, ये मैं व्यक्तिगत रूप से इसका घोर विरोधी रहा और भारतीय समाज को बाँटने वाला, काटने वाला ये एक आपराधिक प्रयास था, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि एक प्रकार का क्रिमिनल एक्ट है और जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं और उनके ऊपर अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि भारतीय समाज बहुत कठिनाई से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो एकीकरण हुआ है, वो अभूतपूर्व है। ये कभी पूर्व में नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों ने हिंदू समाज को केवल बांटने का काम किया, सनातन समाज को केवल खंड-खंड तोड़ने का कार्य किया और इस तरह से गर्भ में पैदा होने वाला बच्चा भी सवर्ण समाज का अपराधी घोषित हो जाए और विद्यालयों में जाए, कैंपस में जाए तो उसको केवल शक की ही निगाह से देखा जाए या उसको भय सताता रहे कि नहीं, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गलत प्रयोग था, चाहे जिस दृष्टि से ये किया हो। इसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में ये निर्णय भारतीय समाज के लिए, सनातन समाज के लिए या किसी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत घातक है। बनारस में एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है। इस तरीके से लगातार विकास का जो धार है तेज चल रहा है, लेकिन बनारस के लोग काफ़ी नाराज हैं और ख़ासकर व्यापारी। जिस तरीके से मछली मंडी, फूल मंडी, दाल मंडी पर बुलडोजर चला, उसके बाद से लगातार लोग यही कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गौरव मिश्रा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं। गौरव जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार फूल मंडी, मछली मंडी, दाल मंडी पर जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रहा है, व्यापारी काफ़ी नाराज हैं इस पर? देखिए, इसको इस बात से समझने की आवश्यकता है कि काशी जो है दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, सबसे पुरातन नगर है और यहाँ का रहन सहन बहुत ही सकरा और सक्रिय व्यवस्था रही है। गलियाँ यहाँ की बहुत सक्रिय रही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद काशी का विकास हुआ है, विश्वनाथ भगवान का जो कॉरिडोर बना है, ये सब सारी चीज़ें देखते हुए जो धार्मिक पर्यटन, बौद्ध पर्यटन या विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या आप देखिए 25 दिसंबर तक 14 करोड़ पार कर गई थी 2025 की अगर हम केवल बात करें। तो जो ये आवक है लोगों की, उसको एकोमोडेट करने के लिए शहर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। तो उसको विस्तार देना और भविष्य के लिए काशी को तैयार करना, भविष्य की चुनौती के लिए ये परम आवश्यक है और उस दिशा में दाल मंडी एक बहुत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आने के लिए बेनियाबाग से। और ज़रा दाल मंडी का इतिहास आप खंगालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो बाबरी मस्जिद से भी ज़्यादा हीनियस इतिहास है उस क्षेत्र का और कौन सी बहन बेटी वहाँ पर कोठों तक पहुँचा दी गई और दाल मंडी किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि दाल मंडी की गली में 2 व्यक्ति आसानी से चल नहीं सकता था, ये स्थिति थी। जबकि सरकार के नक्शे में वो चौड़ा था और बावजूद उसके पूरा रोड इंक्रोचमेंट में जा चुका था, लेकिन आज वो चौड़ीकरण उसका हो रहा है, यातायात सुगम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि काशी के नागरिकों के लिए भी, लोगों के लिए भी और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सहूलियत हो जाएगी और स्वाभाविक है व्यापार थोड़ा नुकसान जरूर होगा। जो व्यापारी हैं वो शिफ्ट भी कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र उसको एकोमोडेट कर रहे हैं, नई नई एरिया बस रही है और बृहत्तर काशी की परिकल्पना साकार हो रही है। जिस तरह से रिंग रोड देखिए, बाबतपुर की तरफ देखिए, राजा तालाब की तरफ देखिए, मुगल सराय की तरफ देखिए, हर तरफ काशी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि उसी बिल में, उसी कुएं में अपने लिए भविष्य तलाशने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात बताइए, 2027 का डगर कितना आसान हो पाएगा जिस तरीके से ये दाल मंडी, मछली मंडी, फूल मंडी और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, खासकर जो प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है और खासकर ये भी देखा जा रहा है, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 27 को आसान बनाने के लिए जो बीजेपी रणनीति बना रही है, वो रणनीति आसान रहेगा या कठिन रहेगा? देखिए, बीजेपी की सरकारें विकास के कार्य वोट बैंक और वोट पाने की नीयत से नहीं करती, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस देश को अपना मानती हैं,
उसकी चेतना बसती है इस देश में। इसलिए जो निर्माण कार्य होता है, जो विकास कार्य होता है, वो दूरगामी दृष्टि से होता है और भविष्य के चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए होता है। इसीलिए जीरो टॉलरेंस की सरकार होती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। और काशी के अंदर तो लाखों करोड़ का डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। हर तरफ आप देख सकते हैं, गिनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट तमाम प्रसारित हुई हैं, कई इस पर पुस्तकें लिखी गई। तो मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जब भी इस तरह के विकास के परिवर्तन आते हैं तो एक उथल पुथल आप कह सकते हैं, या एक अव्यवस्था जैसी स्थिति एग्जिस्टिंग जो पुराने लोग होते हैं उनके लिए चुनौती बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने लिए एक सुगम स्थान जरूर तलाश लेंगे और सरकार भी उसमें मदद कर रही है। विकास के जो कार्य हो रहे हैं, आज देखिए रिंग रोड के अगल बगल कितने बड़े पैमाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। राजा तालाब की तरफ कितने बड़े पैमाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। टाउनशिप्स बस रही हैं, नया इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, उधर आप देखिए कितना विकास हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, बता रही हैं कि नए क्षेत्र में बाजार विकसित होगा और आसानी से लोग सुगमता के साथ आ जा सकेंगे। एक बात बताइए कि जिस तरीके से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं, ये लोग मानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से यूजीसी कानून आया उसको लेकर ब्राह्मण काफ़ी नाराज है। क्या मानते हैं 2027 में ब्राह्मण समाज को कितना ये भारतीय जनता पार्टी इनको मतलब कि सहयोग दे पाएगी, या कितना इनको बहला फुसला पाएगी, क्या इनको वोट में कन्वर्ट कर पाएगी? देखिए, ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज है और ब्राह्मण समाज, ये बात सही है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन आया, ये मैं व्यक्तिगत रूप से इसका घोर विरोधी रहा। और भारतीय समाज को बांटने वाला, काटने वाला, ये एक आपराधिक प्रयास था जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि एक प्रकार का क्रिमिनल एक्ट है और जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं और उनके ऊपर अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि भारतीय समाज बहुत कठिनाई से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो एकीकरण हुआ है वो अभूतपूर्व है। ये कभी पूर्व में नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों ने हिंदू समाज को केवल बांटने का काम किया, सनातन समाज को केवल खंड खंड तोड़ने का कार्य किया। और इस तरह से गर्भ में पैदा होने वाला बच्चा भी सवर्ण समाज का अपराधी घोषित हो जाए और विद्यालयों में जाए, कैंपस में जाए तो उसको केवल शक के ही निगाह से देखा जाए और उसको भय सताता रहे कि नहीं, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गलत प्रयोग था, चाहे जिस दृष्टि से ये किया हो। इसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में ये निर्णय भारतीय समाज के लिए, सनातन समाज के लिए या किसी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत घातक है। तो मुझे लगता है कि इसका तो विरोध होना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा ही दिया है। और ब्राह्मण समाज की जहाँ तक बात है, देखिए, ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने का कोई कवायद, कोई भी प्रयास विपक्ष छोड़ता नहीं है। चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद का चेहरा आगे करके ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का कार्ड खेलने की बात हो, या फिर ब्राह्मण नाराज है का 2022 में नारा लगाया इन लोगों ने, उसकी बात हो। लेकिन अंततः ब्राह्मण सर्व समाज और भारत का जहां हित सुरक्षित रहेगा, जिस दल के साथ, वहीं जाएगा। क्या ब्राह्मण नहीं जानता है कि विपक्ष में कौन दल है? समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ाती है, कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे देश को आतंकवाद के आग में झोंक दिया। कौन सा ऐसा दल है जिसने भारत को तोड़ने का काम नहीं किया? आज जो अभूतपूर्व कार्य, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हो, पूरे देश को एकीकृत करने की बात हो, नॉर्थ ईस्ट को एक साथ लाने की बात हो, ये सब कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से संभव हो रहा है। तो वो कहाँ जाएगा? स्वाभाविक है कि जहां देश की सुरक्षा है वहीं ब्राह्मण जाएगा और देश को सुरक्षित रखने का कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी ब्राह्मण को नहीं होगा। हाँ, तत्काल प्रभाव से इस एक्ट के आने के बाद, इस गाइडलाइन के आने के बाद एक भयंकर नाराजगी हम लोगों ने महसूस की इस बात को, और वो नाराजगी हम शांत करने में सफल हो जाएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। एक बात को बताइए कि बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से 15 जनवरी को जो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जो कार्ड खेला, और इधर यूजीसी और साथ में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद, क्या लगता है कि आने वाले समय में बसपा को ज़्यादा लाभ मिल पाएगा क्या 27? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, 2022 में बनी, 2019 में केंद्र में बनी, और अभी हालिया आप देखिए कई प्रदेशों में सरकारें बनी हैं। तो ये जो जातिवादी राजनीति का एक प्रयोग भारत की राजनीति में पिछले
3 दशक से चल रहा था, वो पूरी तरह से जनता ने ध्वस्त कर दिया। तो ये कॉस्मेटिक प्रयोग है, ये तात्कालिक प्रयोग है, और चूंकि ये पार्टियां ऐसे ही जातिवादी प्रयोग से जन्म ली हैं और फली फूली हैं और सत्ता के शिखर तक पहुंची हैं, तो अपना मैक्सिमम उन्होंने दे दिया है समाज को, और पूरा सर्व समाज उनकी उपलब्धियों को देख सकता है, समझ सकता है। बसपा किस आधार पर ब्राह्मण जाएगा बताइए? तो मूर्तियों का अंबार लगवाने के लिए, शहरों को नहीं एक बात है, मूर्ति तो भारतीय जनता पार्टी भी लगवाए हैं विभिन्न जगहों पे। लखनऊ में अभी देखे 3 मूर्तियां लगी हैं, तब आपको नहीं दिक्कत हुआ? जब मायावती सरकार में जब लगा तो आपको दिक्कत बढ़ गया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन में 3 मूर्तियां लगी हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं। देखिए, वो भारत की मान प्रतिष्ठा, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये सब चीज़ें हैं। मायावती जी ने क्या किया? अहरौरा की सारी पहाड़ियों को तोड़वा दिया, भ्रष्टाचार का अंबार खड़ा कर दिया। जरा आप लखनऊ का फर्श तोड़वा करके देखिए, जहाँ पर ये बना हुआ है पार्क, आप देखिए कितना मोटा है, कितनी सरिया उसमें लगी हुई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पंचतीर्थ भी बनाया, बाबा साहब का पंचतीर्थ बनाया। और भारत के वो सभी महापुरुष जिनको स्थान मिलना चाहिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सबका सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पंचतीर्थ हो, सबका सम्मान किया। लेकिन जब ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे? शहर के शहर एक विचारधारा से लाद करके थोप देंगे। तो आप बताइए कि क्या होगा? वहां पर व्यक्तिगत हित के लिए कोई जाना चाहे तो जा सकता है, इंडिविजुअल हित वहां सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अम्बेडकर पार्क बना है तो सभी लोग जा रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, बहुत सारे वहाँ से लोग हैं, उसमें पैसे कमाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ जैसे शहर में, नवाबों के शहर में जिस तरीके से लगातार मूर्तियाँ, कई जो आरोप आप लोग लगाते हैं कि बस पाएगी तो सिर्फ मूर्तियाँ बैठाएगी, उसी के पैटर्न पे तो लगातार ये भी सरकार कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि मूर्ति का स्थापना भी किया जा रहा है। 1000 रुपए की मूर्ति 10 लाख में बेची गई। 1000 रुपए की मूर्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं नाम भी जानता हूँ कि इन किन लोगों ने घोटाला किया उसमें, और किस तरीके से बड़े पैमाने पर लूट मची उन पत्थरों को तोड़ने में, उन मूर्तियों को लगाने में और बनाने में। किस तरह से पेंट, किस तरह से टीन शेड, किस तरह से सरिया, कौन सा ऐसा आइटम नहीं है जिसमें खुला खेल मुरादाबादी नहीं चला उनके शासनकाल में। और फिर क्या आएंगे तो वो काम नहीं होगा। जनता ने क्यों उनको हटाया? इसी भ्रष्टाचार के कारण तो हटाया, उससे किसी को गुरेज नहीं है। और जहां तक रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू इतना नहीं है जितना घोटाला कर दिया उन्होंने। वो आने में भी अभी 1,000 साल लग जाएगा, जो लागत लगी है वो रेवेन्यू की, जिस रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ अच्छी चीज़ें कोई निर्मित होती हैं तो उसका सभी लोग स्वागत करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो उनका चाल चरित्र है, जो काम करने की कार्यशैली है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को निमंत्रण देने की है। आखिरी सवाल है कि विधानसभा चुनाव 2027 में ब्राह्मण किधर? एक आंकड़ा मान लीजिए कि ब्राह्मण ठाकुर 100 हैं, तो कितना बीजेपी के तरफ और कितना विपक्ष के तरफ? देखिए, 97-98% का आंकड़ा ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और एक बात मैं आपको बहुत साफ बता दूं, जिस तरह से आप बीइंग ए बीजेपी कार्यकर्ता आप ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निजी तौर पर किसी एक जाति की बात ही नहीं करती है और ना कभी की है। सर्व समाज की बात की है। हम सर्व समाज का वोट लेने वाले लोग हैं। ये सरकार किसी एक जाति और 2 जाति के गठबंधन से, गिरोह से नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, ये गिरोह से चलने वाली पार्टी नहीं है। ये सबके साथ और के साथ चलने वाली पार्टी है और सबका समावेश होगा। और मुझे लगता है कि इसमें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखिएगा, परिणाम स्वयं बताएगा कि कौन किधर। तब तक भले ही मीडिया जगत के माध्यम से आप लोग तोड़फोड़ करने का प्रयास करिए, अभिमुक्तेश्वरानंद का एजेंडा चलाइए, कांग्रेस का एजेंडा चलाइए, मायावती का एजेंडा चलाइए, उससे फर्क धरातल पे आएगा नहीं। क्योंकि भारत जिस दिशा में अब निकल पड़ा है, जो स्पीड, जो पेस भारत के विकास की है, उसमें अब ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं, बंटवारे वाले, विभाजनकारी मुद्दे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा, बहुत सारी बात बताए हैं। और 2027 के जो चुनाव के परिणाम होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्राह्मण किधर जा रहे हैं। ये बहुत दावे के साथ ही इनका ये है कि जो भी ब्राह्मण नाराज हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन यूजीसी ने जो घबराहट सभी पार्टियों को बढ़ा दी है, वो आने वाले वक्त में किस तरीके से स्थिर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।